हे दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जबलपुर इंडिया डायरेक्टेड चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बीटेक वाले लोग हैं उनको कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है और इसमें हमको समझ में नहीं आता हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या है कि इसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है जब ये बीच में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका मैट्रिक्स सॉल्व करना होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रेडी करके रखना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जाम। सो प्लीज़ रेडी टू वी योर क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पहले इसमें हमें करना क्या है। तो देखिए पहले हमारे पास कोई मैट्रिक्स रहेगा। जैसे ये मेरा नंबर 1 है, मैंने स्टेप डाल के लिख दिया ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स है तो हम उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए माइनस लेमडा आई। ओके, आपको लेमडा का अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ कि यदि कोई ए मैट्रिक्स होती है, जैसे मैंने ये बना रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। आपको ये दिख रही होगी ये एक मैट्रिक्स है। अब ये इस मैट्रिक्स में ना इस लेमडा को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, इसके डायगोनल में ना हम इसके लेमडा को हम माइनस करते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन को मैं जमा लेता हूँ। वी नो डैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस लेमडा आई। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट लगाया है ना कि मैट्रिक्स लगाया है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना देते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या लगना है, डिटर्मिनेंट लगना है। ओके, तो इन चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखें वरना हमारा क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा शुरुआत से ही। ठीक है, अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसको ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। ओके, देखिए मैंने क्या बताया कि लेमडा को हमको क्या करना है, ए में से क्या करना है, माइनस करना है। ओके, देखिए कहाँ पर करना है, लेकिन ओनली डायगोनल पे। डायगोनल क्या है हमारा 2 3 एंड 2। ओके, देखिए मैंने ये लिखा हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये देखिए मैंने डिटर्मिनेंट बनाया ना कि मैट्रिक्स बनाया है। अब आगे देखिए इसका विकर्ण है, ये डायगोनल है तो मैंने 2 माइनस लेमडा किया। बाकी सारे में कोई अंतर नहीं है तो 2 1 1 1 1 एंड 2, लेकिन ये हमारा डायगोनल यहाँ पे आएगा तो मैंने 3 माइनस लेमडा किया एंड 2 माइनस लेमडा किया। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इक्वल्स में क्या कर देता हूँ, इसका 0। देखिए ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। ये रो ये कॉलम हटा दो, ये वाला हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको पहले बाहर लिखो 2 माइनस लेमडा एंड देन यहाँ पर हम जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम हटा देते हैं, इसका राइट हैंड साइड से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने लगाया 2 माइनस लेमडा एंड 3 माइनस लेमडा माइनस 2, 1 इंटू 2 2। ओके, तो अब ये हो गया, फर्स्ट में प्लस सेकेंड में माइनस आ जाएगा 2। यहाँ पे देखते हैं ये वाली रो में थे और ये वाला कॉलम हो गया, इसको हटा देते हैं। 2 माइनस लेमडा इंटू 1 और 1 माइनस 1। ओके, आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। अगेन फिर यहाँ पे मैं प्लस लगा लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस। ओके, ये वाला इसमें आ गए तो मैंने इसको लिख लिया बाहर एंड देन मैंने इसको अब सॉल्व करता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस रो और इस कॉलम को मैं हटा देता हूँ। 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 3 माइनस लेमडा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। डिटर्मिनेंट जैसा कि हम 12th क्लास में सॉल्व करते थे वैसा ये क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको हमें पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो मैं वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं इसको डायरेक्ट इसको आगे मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ। मैंने अपने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को यहाँ तक सॉल्व किया और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा था लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 4 और माइनस 2 1 माइनस लेमडा प्लस लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। देन 2 माइनस लेमडा, लेमडा यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, लेमडा माइनस 4 एंड लेमडा माइनस 4 यहाँ पे बन जाएगा और लेमडा माइनस 1। आपको इतना तो पता ही है गुणनखंड कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये -2 एंड प्लस था और मैंने यहाँ पे -3 लिखा है। देखिए यहाँ से मैं यदि -1 ले लेता हूँ कॉमन तो -2 एंड -1 इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो -3 1 माइनस लेमडा। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं 2 माइनस लेमडा,
लेमडा माइनस 4, लेमडा माइनस 1, लेकिन अब यहाँ पे +3 आ गया है। कैसे आया देखिए, यहाँ पे 1 माइनस लेमडा है, ओके, यहाँ पे भी 1 माइनस लेमडा है, लेकिन हमने यहाँ से लिया क्या, लेमडा माइनस 1 कॉमन, लेमडा माइनस 1 लिया, 2 माइनस लेमडा और लेमडा माइनस 4, यहाँ पे +3 है। तो देखिए इसमें से यदि मैं -1 कॉमन ले लूँगा तो लेमडा माइनस 1 बन जाएगा, -1 ले लूँगा, प्लस वाला लेमडा और माइनस वाला 1, ओके। तो यहाँ पे 2 माइनस लेमडा, लेमडा माइनस 4 + 3 = 0, ओके। आप इतना समझे। फिर मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, ये सब आया, ओके ओके, ठीक है। लेमडा माइनस 1 लिया, फिर यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 पाए, ओके। तो मैंने यहाँ पे लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 5 = 0 बनाया, और फिर इसको यहाँ पे 5 एकम 5, तो मतलब 5 + 6 हो जाएगा, और -5 स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से वही मैंने कॉमन मेथड निकाली, यहाँ पे लेमडा माइनस 1 आ गया, लेमडा माइनस 1 आ गया, और -5 माइनस लेमडा आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देखते हैं, लेमडा माइनस 1 = 0, लेमडा माइनस 1 = 0, और 5 माइनस लेमडा = 0। लेमडा = 1, 0 है, उस हट जाएगा, है ना। लेमडा = 1, फिर उस हट जाएगा, लेमडा = 5, ओके। अब हम आते हैं आइगन वेक्टर फॉर 1 लेमडा = 1। अब हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है, तो असली क्वेश्चन हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो हमने अभी तक क्या किया, डिटर्मिनेंट को हमने अभी सॉल्व किया है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, क्योंकि यदि ऐसे मैं वीडियो में यदि क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको आइगन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आइगन वेक्टर क्या होता है, हमको ना ये देखिए a माइनस लेमडा आई = x1 = 0 होता है। तो ये x1 जो होता है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है, ओके। डिटर्मिनेंट अलग होता है, डिटर्मिनेंट ये अलग होता है, और आइगन वेक्टर हमारा अलग होता है, ओके। ध्यान रखना है ये। यहाँ पर देखिए, अब मेरे को x1 की वैल्यू चाहिए था, x1 मैंने मान लिया x y z के फॉर्म में होगा, ओके। यहाँ पे मैंने लेमडा की वैल्यू क्या रख ली, 1 रख ली लेमडा की वैल्यू 1। और लेमडा की वैल्यू यदि मैं 1 रख लूँगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। मैंने क्या किया था, यहाँ पे लेमडा में से माइनस किया था, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, एंड 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 बच रहा है, ओके। आपको इतना समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे 1 1 1 2 2 एंड 1 1, ठीक है, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, जब ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे हम देखिए अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में यहाँ पे 0 0 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए R2 में से मैंने R1 घटा लिया, जिससे ये वाला 0 हो गया, और R3 में से मैंने R2 घटा दिया, तो ये भी 0 हो गया, ओके। आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि आपने यदि लास्ट वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन में मैंने पूरा डिटेल से बताया कैसे कैसे क्या सॉल्व होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे रैंक आ गई है। रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ पी। रैंक ऑफ पी क्या होता है हमारा, ये देखिए, ये हमारा कितना है, ये रैंक ऑफ पी है, ये हमारा क्या है, रैंक ऑफ पी है। लेकिन ये रैंक ऑफ क्या है, अभी ये पी ओ है, रैंक ऑफ पी ओ है, ये रैंक ऑफ पी और ये रैंक ऑफ पी ओ क्या होता है। अब देखिए, ये रैंक ऑफ पी और ये रैंक ऑफ पी ओ हो गए। अब रैंक ऑफ पी देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कौन सी है, ओनली ये है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कौन सी है, ये है ओनली। तो ये क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ पी हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, ओके। रैंक ऑफ पी कितना हो जाएगा हमारा, 1, ओके। मैं रैंक ऑफ पी लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, और P0 कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ P0 कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। रैंक ऑफ P0 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखो। आप पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे रोज होते हैं, और रोज 1 2 3, रोज तो हमारी 3 है ना। और आपको कल ही अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि रैंक ऑफ P0, और लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा है, मतलब ये ग्रेटर देन और ये लेस देन है, ओके। ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। और जब ऐसा कोई सिचुएशन बनती है तो कौन सा केस लगता है, इन्फिनिटी केस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस बनता है। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस यदि बनता है तो हम वहाँ पर नलिटी निकालते हैं। नलिटी क्या होती है, नलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक, ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। देखिए, ये हो गई नलिटी। मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक।
मैं आपको सारे स्टेप याद करा रहा हूँ, आपने तो वहाँ पर इस कॉलेज में आपने समझा ही होगा, मैं आपको सिर्फ स्टेप याद करा रहा हूँ, आपका रिवाइज हो जाए जिसमें, ठीक है। नलिटी मैंने यहाँ पे निकाली, नंबर ऑफ रोज हमारे अब भी देखा आपने यहाँ पर, ये देखिए हमारे 3 रोज हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड यहाँ पर रैंक मैंने अब भी निकाली थी, यहाँ पर कितनी आई थी, यहाँ इनकी 1 आई थी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो इस 2 का पता है क्या मतलब होता है, इस 2 का मतलब होता है देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, इसका भी मतलब क्या होता है और डीपली समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या x और y और z की वैल्यू दी हुई है, क्या नहीं दी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे x और y और z की वैल्यू। तो उसी लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू ही हमारे पास आई है। अब वो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो ही हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मैंने z1 को मान लिया k1, z को मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया, और y को मैंने क्या मान लिया, k2 मान लिया, ठीक है। आपको इतना भी समझ में आया होगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं आप, x + 2y + z इक्वल्स टू 0, x + 2y + z इक्वल्स टू 0, है ना। तो मैंने इसमें क्या रख दिया, इसमें मैंने अपनी y और z की मैंने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। y की वैल्यू देखिए मैंने k2 मानी है तो 2k2 एंड z की वैल्यू मैंने k1 मानी है तो k1। x इन सबको मैंने उस साइड ले गया, माइनस कॉमन ले लिया, 2k2 + k1। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर मैंने जो अभी मैंने माना था ये आइगन वेक्टर मैंने क्या माना था, x y z मैंने आइगन वेक्टर माना था, मैंने उसमें क्या रख दिया, अपनी वैल्यूज़ क्या कर दी, पुट कर दी। ओके, आपको इतना समझ में आया। लेकिन आपको याद होगा हमारा लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 5 आया था, याद है। तो हमने अभी इस लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर से हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे। तो आप ध्यान से सोचिए, यहाँ पर भी लैम्डा इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर भी लैम्डा इक्वल्स टू 1 आया है, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल्स टू 1 आया है तो क्या इसके जैसे ही क्या इक्वेशन बनेगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू 1 वैल्यू तो सेम है, ठीक है। अब वैसे ही हम लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लैम्डा इक्वल्स टू 5 के लिए निकाल लेते हैं। देखिए आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 5, ठीक है। आगे सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, x3 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। x3, x1, x2 एंड x3। x1 और x2 मैंने अब भी निकाले थे यहाँ पे लास्ट पेज में। अब यहाँ पे मैं x3 आ गया, x y z ये हम मान रहे हैं हमेशा की तरह। ये x3 हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको ये डायगोनल में हमको क्या माइनस करना है, डायगोनल में कितना रखनी पड़ती है वैल्यू हमको, 5। लैम्डा की वैल्यू मैंने 5 रख दी। देखिए लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 पुट की है। यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा किया, 3 माइनस लैम्डा मतलब 3 - 5 इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे मैं 2 माइनस लैम्डा करता हूँ, 2 माइनस लैम्डा कर लेता हूँ, तो 2 माइनस लैम्डा मतलब कि 2 - 5 इक्वल्स टू -3 आएगा। बाकी वैल्यूज़ आप देखेंगे 1 1 2 एंड 1 1 बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल वैसे की वैसी है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x y z की मैंने x3 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये पुट की बराबर इक्वल्स टू 0 0 चल रहा है, बिल्कुल अभी क्लियर होगा आपको। px3 इक्वल्स टू 0 बिल्कुल हमने वही बना लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपको देखेगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया, 1 वाली वैल्यू को ऊपर रख लिया। क्यों किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 वाली वैल्यू को ऊपर रख दिया है और बाकी वैल्यूज़ को नीचे रख लिया। R1 को चेंज कर दिया R2 से, ठीक है ना, R1 को R2 से और R2 को R1 से, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए बाकी सारी वैल्यूज़ अभी सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, R2 में R2 + 3R1 कर दूं क्या, तो -3 और +3 0 हो जाएगा, है ना। और R3 में से मैं R2 R1 को घटा दूंगा, R3 में से मैं R1 को घटा दूंगा, तो 1 - 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 आ जाएगा तो कुछ इस टाइप का हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, इस टाइप का हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। R3 में से R3 + R2 हम कर लेते हैं,
R3 में R3 प्लस R2 क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा 4 बचा हुआ है ना। अब इस 4 को हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तभी तो हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब इस 4 में मैं इस -4 को यदि मैं जोड़ दूंगा तभी तो जाके हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंप्लीट होगा और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आएगा। ठीक है, तो मैंने वैसा ही किया, R3 में R3 प्लस R2 को लगाया, ये वाली मैंने प्रॉपर्टी लगाई, एंड अबव मैट्रिक्स इज इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। ओके, फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को रैंक ऑफ पी कितनी है, ये रैंक ऑफ पी हो जाएगी, रैंक ऑफ पी हो जाएगी, रैंक ऑफ पी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस मतलब 1 एंड 2, रैंक ऑफ पी कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। अब रैंक ऑफ P0 निकालते हैं, तो P0 यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस 1 एंड 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2। अब दोबारा हम देखते हैं यहाँ पे है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, हमारी कितनी रो हैं। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 एंड 3, तो ये आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर रैंक ऑफ पी एंड रैंक ऑफ P0 0 है, वो 2 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन रैंक ऑफ पी और रैंक ऑफ P0 यहाँ पे क्या है, कम है, मतलब कि 2 लेस देन ग्रेटर देन 3। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे फिर से वही हमारी क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हमेशा नलिटी निकालते हैं, और नलिटी निकालेंगे तो नलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको पता है कितनी है रो, 1 2 एंड 3, तो मैं इसे यहाँ पे लिख दिया 3। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 लिखा, यहाँ पे आ गया 3 - 2 और 3 - 2 = 1। यहाँ पे आया है 1, इसका मतलब देयर आर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पे कुल एक ही है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मैं मान रहा हूँ z = k। क्या मान रहा हूँ मैं, z = k मान रहा हूँ। ठीक है, ये x3 के लिए निकाल रहा है, x1 के लिए अलग था, x2 के लिए अलग था। ठीक है, आगे देखते हैं। जब मेरा इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए -4y + 4z, आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया यार, देखिए मैंने अभी यहाँ पे देखिए ये सॉल्व किया था, यहाँ पे माइनस ये अपना मैट्रिक्स बना था। यदि मैं इसमें -4y + 4z यदि मैं z की वैल्यू रख दूंगा तो हमें क्या y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की और z की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, -4y + 4z = 0, y = k, and then x - 2y + z, x - 2y + z = 0। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, x - 2k + k, यहाँ पे करूँगा -2k में से k जाएगा तो x = k आ जाएगा, क्योंकि इस साइड जाएगा तो बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या होती है, इतना तो लोग कर लेते हैं, लेकिन यदि मॉडल मैट्रिक्स पूछ लिया कि मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, हम एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। एक हो गया आइगन वेक्टर, एक आइगन वैल्यू, और दूसरा हो जाएगा मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये सब ही करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है। एक स्टेप कौन सा बढ़ता है, x1 की वैल्यू में हमको k1 कुछ मानना पड़ेगा या k2 मानना पड़ेगा, और उसके बाद हमको यहाँ पे कोई नई मैट्रिक्स बनानी रहती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे k1 को मैंने 1 मान लिया और k2 को मैंने यहाँ पे 2 मान लिया है। x2 के लिए भी मैं अलग मान लेता हूँ, k1 के लिए 3 और k2 = 1। और यहाँ पे x3 में तो सारे k आए थे, देखिए k, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ, और इस प्रकार से हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ये कहलाएगा मॉडल मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट में। पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, डिटर्मिनेंट के बाद हमको लैम्डा की वैल्यूज़ मिलती हैं, जो हमारी ये आई हैं लैम्डा वगैरह की वैल्यू। इसके बाद हमको अपना आइगन वेक्टर निकालना होता है, और आइगन वेक्टर कैसे निकलता है, हमको x y z मानना होता है। इससे हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है तो हम इससे यदि हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें x y z की वैल्यू निकालते हैं, और जिससे भी हमारा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम x1 x2 एंड x3 की वैल्यू निकालते हैं, और देन हम अपने वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया है। आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बस स्टेप्स का ध्यान रखिए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और मैं आपको उसको सॉल्यूशन ज़रूर भेजूँगा।
थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।